नाश्ते के बाद वो कमरे में थी। रायान के पास ही बैठा हुआ था। फारिस आईने के सामने खड़ा टाई की नोट बांध रहा था। जो मैगजीन हाथ में था उसका सफा गोल गोल घुमाने लगी। कलाई पर घड़ी पहने हुए फारिस ने मुड़कर उसे देखा। उसका चेहरा मुकम्मल तौर पर उतरा हुआ था। वो पता नहीं किन सोचों में गुम थी। वो सर झटक कर बाहर चला गया। मुलाजिम उसका ब्रीफ केस गाड़ी में रख रहा था। अक्सा मेन गेट से बाहर निकल रही थी, रुक गई, मुअद्दब से कहीं डांट ना पड़ जाए। बगैर किसी वजह के उसकी वैन आ चुकी थी। ड्राइवर हॉर्न दिए जा रहा था। मैं जाऊं साहिब, वैन आ गई है। उसने वहीं खड़े खड़े हाथ हिलाया तो ड्राइवर उसका इशारा समझते वैन को ले गया। अब क्या मैं कॉलेज पैदल जाऊंगी? वो बौखलाई। उसकी सहेलियों ने वैन से गर्दन निकाल निकाल कर उसे देखा। वहां किसके साथ खड़ी है और क्या कर रही है? ड्राइवर से कह देता हूँ, वो ड्रॉप कर देगा तुम्हें। अक्सा की जान में जान आई। गुल, तुम अपनी आपी के साथ हॉस्पिटल गई थी? जी साहिब। वहां कुछ हुआ था क्या? नहीं तो बस सीढ़ियों पर एक बड़े बाबा जी बेहोश हो गए थे, तो जो बड़ी अम्मा उनके साथ थी उन्होंने शोर मचा दिया। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जब्त करके उसे रोका। तुम्हारी आपी से कोई मिला था क्या? उसने अपना सवाल मजीद वाज़ेह किया। अक्सा ने रुक कर आसमान की तरफ देखते हुए अपने जहन पर यहाँ वहाँ दोहराया। ओह हाँ, याद आया, एक मियाँ बीवी थे। एक मियाँ बीवी? फारिस ने बर्दाश्त की इंतहा पर सीने पर बाजू बांधे। मतलब हस्बैंड वाइफ थे शायद। वो जन्नत आपी को देख रहे थे और जन्नत आपी उन्हें देख रही थी। पता नहीं क्या बात थी, वो तो बस पत्थर ही हो गई। फिर सारा वक्त गाड़ी में भी बिल्कुल चुप रही हैं। हालांकि उन्होंने मुझसे कहा था अक्सा वापसी पर आइसक्रीम खाएंगे। एक ही सांस में सब बता दिया। फारिस ने उसे जाने का इशारा कर दिया। साथ ही ड्राइवर को हुक्म दिया कि वो उसे उसके कॉलेज ड्रॉप कर दे। इतनी बड़ी गाड़ी में कॉलेज जाने के तसव्वुर से खुश होती वो इठलाती गाड़ी में बैठ गई। दोस्तों के अलावा जो भी लड़की उसे उस गाड़ी से निकलता देखेगी जलकर सवा ही हो जाएगी। ऑफिस पहुंचकर फारिस ने डॉक्टर शाजिया का नंबर मिलाया। वो मिसेस शेराजी की दोस्त थी। सलाम दुआ के बाद वो बेहद संजीदगी से असल मुद्दे पर आ गया। आपसे एक हेल्प चाहिए थी। जी बेटा, क्या हेल्प चाहिए? वो जन्नत के बाद चेकअप के लिए आने वाली खवातीन के बारे में पूछ रहा था। उनके नाम जानना चाह रहा था। उन्होंने अपनी असिस्टेंट से लिस्ट मंगवाई। चंद एक नामों के बाद ही माहीन अब्दुल करीम का नाम आ गया। मिसिस बुरहान वासिफ। वो मोबाइल फोन कान से लगाए अपनी जगह पर बैठा रह गया। आपका बहुत शुक्रिया। उसने कॉल काट दी। आंखों में अजीब सा तासुर उतर आया। क्या उसकी ये हालत इसलिए है कि उसने अपने साबका शोहर को देख लिया है? अपनी ऑफिस चेयर में बैठे फारिस वजदान की मुट्ठियां सख्ती से भींच गई थी। वो उलझे हुए दिमाग के साथ कुछ देर तक मिसेस शेराजी के पास बैठी रही थी। फिर लॉन में टहलने लगे। उसके बाद उसने लाइब्रेरी का रुख किया। किताबों की सेटिंग बदल डाली थी। शावर लेकर कुछ देर तक आराम किया और फिर जब उठी तो दिमाग हल्का था। वो हर तरह के मनफी ख्यालात को बार बार झटकती अपनी तवज्जो वापस अपनी हालिया जिंदगी की तरफ ला रही थी। उसे फारिस की नाराजगी का ख्याल था। आहिस्ता से मुस्कुराई। नए सिरे से कुछ सोचा। याद आया गिफ्ट लेना था। कार्ड, फिर माफी। शायद ये दूरी इसलिए भी थी कि उसने अभी तक उससे कोई बात नहीं की थी। ना जज्बात का इजहार किया था, ना एहसासात। उसने सोचा और सोचकर तहैया कर लिया। मिसेस शेराजी से इजाजत लेकर माल चली गई। आज आराम और तसल्ली से बात करेगी। उसने ताहाल गिला शिकवा नहीं किया तो वो उसे मौका देगी, उसकी सुनेगी और अपनी सुनाएगी भी। वो रायान के लिए शॉपिंग कर रही थी। कपड़े खिलौने उठाकर देखते हुए मुस्कुराई। चंद एक तस्वीरें मिसेस शेराजी को भेजकर उनसे राय ली और तब ही फारिस की कॉल आ गई थी। उफ, घर भरा कर फौरन से कॉल रिसीव की। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं शॉपिंग के लिए आई हूँ। किस फ्लोर पर हो? गोया जानता था ड्राइवर उसे कहाँ छोड़ कर गया था। उसने कान से हटाकर मोबाइल स्क्रीन को अचंभे से देखा। क्या वो यहाँ आ गया है? फौरन से अपनी लोकेशन बताई। फिर ऐसे ही टहलते हुए कपड़े देखने लगी। दिल शिद्दत से धड़के जा रहा था। डांट अलग से पड़ेगी कि वो बताए बगैर क्यों आ गई। बहुत खुश नजर आ रही हो तुम। आना भी चाहिए कि एहसास शर्मिंदगी नाम की कोई चीज तुम में है भी तो नहीं। उसके हाथ में एक 15 माह के बच्चे का ड्रेस था। छूट गया। वो बुरहान वासिफ को इतने करीब से देखने पर, उसकी आवाज सुनने पर, उसकी आंखों में उतरने पर बुरी तरह से बुखलाई थी। दबे कदमों पीछे होते उसने कपकपाते हाथों को भींच लिया था। वो आंखों में गुस्से की सुर्खी लिए लब भींच कर उसे देख रहा था, जैसे जब्त के किसी कड़े इम्तिहान से गुजर रहा हो। मैंने तुम्हें किस चीज की कमी होने दी और तुमने
तुमने क्या किया? आंखों में वहशत लिए भारी सांसों के साथ वो उसे देख कर रह गई थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई थी मुखातिब होने की, रास्ता रोकने और बात करने की भी। मुड़कर जाने लगी तो उसने रास्ता रोक लिया। बात कर रहा हूँ मैं तुमसे। बुरहान शॉपिंग बैग हाथ में लिए माहीन फौरन से आ गई थी जलन की आग में। आप भी किस लड़की के मुंह लग रहे हैं जिसको अपनी माँ की इज्जत का लिहाज नहीं था, उससे आप बात ही क्यों कर रहे हैं? जन्नत की तर आंखों में माहीन का अक्स उभरा। वो अपनी जगह मुंजमद हुई खड़ी थी। उसका अंदर सर उठाता गुस्से नफरत का गम तूफान महज आंखों और चेहरे पर उमड़ता आ रहा था, मगर वो साकत थी, वो खामोश थी। वो जोर से चीखना चाहती थी मगर चीखना नहीं जा रहा था। वो कुछ कहना चाहती थी मगर बोला नहीं जा रहा था। बुरहान और माहीन, बुरहान यहाँ से चलें। तुम्हारी मोहब्बत के सारे दावे झूठे थे। तुम माफी मांग सकती थी मुझसे, तुम कह सकती थी गलती हो गई, लेकिन तुमने क्या किया? इस लाइफस्टाइल के लिए वो सारे तमाशे किए थे तुमने। अपनी माँ का भी ख्याल नहीं किया, अपने नाना की तरबियत। बुरहान वासिफ वो क्या कर रहा था, क्या कह रहा था? बात माँ की थी, जिक्र नाना का था, उनकी तरबियत का था, उसके किरदार का, गुनाहों का, गलतियों का। उसने घर शहर खानदान सब छोड़ दिया, मगर दो लोग अपनी जुबानों से उसका जिक्र ना छोड़ सके। वो शख्स जिसकी सूरत वो कभी नहीं देखना चाहती थी, जिसकी आवाज़ वो कभी नहीं सुनना चाहती थी, जिसका तस्वुर हमेशा उस पर पहाड़ बनकर टूटता था, जिसकी मोहब्बत का ख्याल वहशतनाक अंधेरों में डुबोता था, वही शख्स उसके सामने खड़ा बहुत कुछ कह रहा था। और वो खड़ी थी, वो उसे कहने दे रही थी। बीवी बनकर भी उसने सब खामोशी से सुना था। बीवी ना होकर वो एक बार फिर वही कर रही थी। उसका तरीका फिर से एक सा हो रहा था। वही खौफ, वही वहशत, वही सर झुकाकर सब तस्लीम कर लेने की आदत, वही आदत फिर से सर उठा रही थी। वो एक बार फिर कदमों में जा रही थी। फारिस वजदान की निगाह से दूर उस पर पड़ी थी, उसके साथ खड़े उस शख्स पर भी जिसे वो देख रही थी। मोबाइल जेब में रखते वो अजलत में कदम उठाता आगे बढ़ा था। तुमसे मोहब्बत और शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। माँ और नाना और तरबियत बात किरदार की थी, उस इल्जाम की भी जो उस पर लगाया गया था। पूरा खेल माहीन अब्दुल करीम का सजाया हुआ था, पूरी प्लानिंग उसकी थी। उसके आसपास लोगों की आमदोरफ्त, मलबूसात की कीमतें देखती खवातीन, काउंटर पर कैशियर, मशीन की टाइपिंग, टाइल्स पर घसीटती ट्रॉलीज का शोर, सब मध्यम और मांद पड़ने लगा था। वो हर एक शय तारीकी का हिस्सा हो गई। माहीन का वजूद भी अदम हो गया। रोशनी अगर कहीं थी तो वो बुरहान वासिफ के वजूद पर पड़ रही थी। सारे 5 सालों का एतमाद महज चंद महीनों में खाक हुआ था। सारे 5 सालों तक जो किरदार जीनत बना रहा था, वही किरदार बुरहान वासिफ की आंखों में धूल मट्टी हुआ था। कोई शय सालों से मजबूत रहने के बाद एक हल्की सी ज़रब से टूटी थी, और वो आज भी वहीं था, उसी मुकाम पर, उसी गुमान में, इसी खुशफहमी और इसी ख्याल में कि मुजरिम वही थी। हर सजा, हर अजाब, हर मुसीबत की हकदार भी वही। वो उसके घर में थी, वो उस पर चीख रहा था, वो चिल्ला रहा था, वो खतों को उसके मुंह पर मार रहा था, वो फूलों के बुके और कार्ड को फाड़ कर उससे इस्तफसार कर रहा था। वो जमूद सा एक जो तारी हुआ था, इस जमूद पर एक दरार सी पड़ी। उसने बहुत अरसे तक सब खामोशी से सहा था, अब नहीं सह सकी थी। उसने एकदम से कुव्वत पकड़ी और पूरे जोर से बुरहान वासिफ के गाल पर थप्पड़ झाड़ दिया। माहीन ने एकदम से मुंह पर हाथ रखा। भरे खानदान में रुसवा करके तलाक दी थी जिसने। उसने गर्दन मोड़कर सदमे से गुंग उसकी तरफ देखा। अजलत में कदम उठाकर उसकी तरफ बढ़ते फारिस वजदान के कदमों की हरकत थम गई। मध्यम से शोर में थप्पड़ की आवाज तो कहीं दब गई थी, मगर पास में खड़े चंद एक लोग उनकी तरफ मुतवज्जा जरूर हुए थे। जन्नत ने अपना कपकपाता हाथ नीचे कर लिया। उसकी सांसें चढ़ी हुई थी, उसकी रगों में अंगारे धो रहे थे। उसके आंसू जाने कैसे पलकों की बात पर अटके हुए गम पर ठहरे रह गए थे। वो जितनी मजबूती दिखा सकती थी उसने दिखा दी। उसका पूरा वजूद तूफानों की जद में लग रहा था, मगर वो खड़ी थी। वो डट कर और सर उठाए उस इंसान के सामने खड़ी थी जो उसकी जिंदगी की तबाही का सबब बना था। पहला मर्द, जिंदगी में आने वाला पहला रिश्ता, पहली मोहब्बत, पहला घर, पहला शोहर। वो उसे देख रहा था। माहीन उसकी जुर्रत पर साकत थी। तुम्हारी ये हिम्मत? माहीन मुश्तअल हुई। जन्नत कमाल ने कुछ ना कहा, कोई गिला शिकवा कुछ भी नहीं।
हिम्मत पकड़कर रुख बदला और फिर फारिस पर नजर पड़ते ही रुक गई। वो आंसू जो बुरहान और माहीन के सामने आंखों में ठहरे रहे थे वो अब उसकी गालों पर फिसल गए थे। वो सिसकियां जो सीने में दबी हुई थी आहिस्ता आहिस्ता उबर रही थी। उसकी जंग थी, उसे लड़ने दे दी गई। उसने फारिस की तरफ एक कदम उठाया, फिर दूसरा, और वो रुक गई। उसकी सिसकियां अब हिचकियों में बदल चुकी थी। सर झुक गया था। मजीद आगे बढ़ने की अब हिम्मत नहीं रही थी। बकिया फासला फारिस वजदान का था। उसने तय कर लिया। उसका हाथ गिरफ्त में लेते हुए बुरहान वासिफ की तरफ कदम उठाए। आइंदा मेरी बीवी का रास्ता रोकने और उससे बात करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने इंतहाई दुरुस्त लहजे में उसके करीब रुककर वार्न किया था। उसकी आंखों में आग जल रही थी। बुरहान वासिफ का वजूद जन्नत कमाल के आसपास उसे एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं हुआ था। यही वक्त है, माहीन को लगा यही लम्हा है, वो अपना काम दिखा सकती है। वो जन्नत कमाल से अपने शोहर की उस बेइज्जती का बदला ले सकती है। वो एक बार फिर उसकी शादीशुदा जिंदगी को आग लगा सकती है। बहुत शौक है आपकी बीवी को शादीशुदा होते हुए भी शादीशुदा मर्दों पर डोरे डालने का। हमारे खानदान की है तो जानते हैं किस किरदार की है। आप पता नहीं इसके चक्रों में कैसे आ गए। उसने जहर खुंद लहजे में इंतहाई हकारत में जन्नत का जिक्र किया। वजाहत का पैकर, वो शानदार सा मर्द जन्नत कमाल के पहलू में खड़ा उसे हसद की आग में जला रहा था। आर यू टॉकिंग अबाउट माई वाइफ? क्या आप मेरी बीवी के बारे में बात कर रही हैं? वो उसकी तरफ मुड़ा। माहीन को लगा था वो इस शख्स को एकदम से गुस्से और इश्तियाल में आता हुआ देखेगी। उसकी आंखों में शक होगा, बदगुमानी के तासुरात उभरेंगे। मगर वो मर्द उसकी आंखों में देखता तहम्मुल से पूछ रहा था, क्या आप भी इन्हीं लोगों में से हैं जिनसे ये शादी से पहले राब्ते में थी? संभल कर दूसरा नुक्ता जोड़ा, उसके तो काफी अफेयर्स थे। बुरहान ने इसलिए इन्हें तलाक दे दी थी और इसने तो हमारा बच्चा तक जाया करने की कोशिश की। शायद आपको ये सब किसी ने बताया ही नहीं। जन्नत का पूरा वजूद लर्ज रहा था। फारिस के पीछे खड़े उसने आंखें मीचकर खुद पर जब्त का पहरा बैठाया था। माहीन को जवाब देने की बजाय उसने बुरहान को देखा। क्या आपकी बीवी को हमेशा से जन्नत पर कीचड़ उछालने का शौक था या आपसे शादी के बाद हुआ है? वो सवाल माहीन पर किसी तलवार के वार से कम नहीं था। बुरहान वासिफ की निगाहें उस पर जमी रह गई थी, क्योंकि मैंने अपनी बीवी के किरदार में आज तक कोई झोल नहीं देखा। माहीन फटी फटी निगाहों से फारिस को देख रही थी। उसे नहीं पता था इस तरह उसके शोहर के सामने मुंह खोलना उसे इतना भारी पड़ जाएगा। एक सख्त और सर्द पड़ती निगाह बुरहान वासिफ पर डालते हुए वो जन्नत को बाजू के हिसार में लेता जाने के लिए मुड़ गया था। बुरहान वासिफ की निगाहें फारिस वजदान की पुश्त पर जमी रह गई थी। वो शख्स उस लड़की को अपनाए हुए था जो उसके लिए बदकिरदार हो चुकी थी, जिसे उसने छोड़ दिया था। उसे किसी और ने अपना लिया था। जिसे उसके घर पर कुछ ना मिला उसे किसी और के घर में आबाद कर दिया गया था। वो लड़की, वो जन्नत कमाल, वो उसकी साबका बीवी किसी पछतावे की जद में न कल थी न आज नजर आ रही थी। वो जो उसके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, उसे मुकम्मल और जिंदा नजर आ रही थी। बुरहान, माहीन अब्दुल करीम की आंखों में कहर की नमी थी, गुस्सा था। बुरहान वासिफ सन्नाटों में घिरा काफी देर तक खड़ा रहा था। माल के रेस्तोरां के प्राइवेट कैबिन में वो उसके पास ही बैठा था। उसका सर झुका हुआ था, चेहरा सुर्ख, नाम आंखें लाल हो रही थी। धीमी धीमी सिसकियां, उंगलियां मसलती वो सर झुकाए बैठी थी। उसका वजूद अभी भी कपकपा रहा था। तुम माल आ रही थी तो मुझसे राब्ता कर लेती। उसने सर उठाकर फारिस को देखा। वो खाली गिलास में पानी उंडेल रहा था। वो बता नहीं सकती थी उसके लिए तोहफा लेने आई थी। आज के लिए कितने प्लान्स थे उसके। आंसू फिर से बहने के लिए लब भींच कर रोने पर काबू पाने की कोशिश की, मगर बेसूद। लो पानी पियो। गिलास थमा दिया। उसने चंद घूंट लेकर गिलास हाथों में दबाए रखा, जैसे किसी मजबूती की जरूरत हो। गहरी सांस लेते उसने खुद को किस हद तक संभाल लिया। सर उठाकर उसकी आंखों में देखा। ना वहां गुस्सा था, ना खुफगी, ना शक की कोई लहर, और ना ही कोई इस्तेहजा। तुम्हें अकेले माल नहीं आना चाहिए था। तुम नाराज थे, तुमसे कैसे कहती। उसने रुमाल दिया तो आंसू साफ कर लिए। वो चंद लम्हों तक लाजवाब होकर बैठा रहा। कह सकती थी मैं कोई ऐसा नाराज भी नहीं था, साथ ना आता। वो जरा सा चुप हुई, आंखों में आंसू ठहरे रहे। तुम्हारे लिए गिफ्ट लेना था, तुम्हें कैसे लाती। असल मसला तो ये था। गिफ्ट? हैरत से आबरू उचका कर सीधा हो बैठा। इसकी क्या जरूरत पड़ गई?
वो ठीक ठाक बातों में उलझा कर उसका जहन भटका चुका था। वो पहले उंगलियां मसलती रही। मैंने सोचा था तुम्हें गिफ्ट दूंगी और बात करूंगी और माफी भी मांगूंगी। नजरें झुकाए रही। वो गहरी सांस लेता उसे देखे गया। मैं नाराज नहीं हूँ। तो जो राजी होते हैं क्या वो ऐसे करते हैं जैसे तुम कर रहे हो? वो कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा। अच्छा ठीक है चलो। कहाँ? सर उठाकर पूछा। जो तुमने काम करने हैं वो जल्दी से करो, फिर घर चलते हैं। वो आंखों में हैरत लिए उसे देख कर रह गई। वो कैबिन का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया तो हैंड बैग उठाती उसके पीछे बाहर आ गई। क्या खरीदना है तुम्हें? लिफ्ट का रुख करते हुए पूछा ताकि उसी हिसाब से वो उसकी मदद कर सके। घड़ी लेनी थी। लब काट कर बता दिया। उसे पता था किस फ्लोर पर उसे किस तरह की ब्रांड मिल जाएगी, वहीं ले गया। सेल्समैन उन्हें नफीस, कीमती और बेइंतहा महंगी घड़ियां दिखाने लगा। वो जरा सा कंफ्यूज हुई खड़ी थी। तुम अपनी पसंद का गिफ्ट लोगी या गिफ्ट मेरी पसंद का होगा? कितने दिनों बाद वो पहले की तरह बात कर रहा था। मेज पर कोहनी टका कर पूछा तो वो पजल होकर खड़ी रही। चेहरा हनूज सुर्ख सा, पलकें भीगी हुई। तुम खुद पसंद कर लो। ओके कहकर उसने सबसे महंगी तरीन घड़ी पर हाथ रख दिया। निकाल कर कलाई और पहन कर भी देखा। जन्नत ने कीमत पूछी तो होश उड़ गए। इतने पैसे उसके पास इस वक्त नहीं थे। ऐसा करती हूँ, मैं गिफ्ट दे रही हूँ तो मुझे ही पसंद करना चाहिए। घर बरा कर उसकी कलाई से घड़ी उतरवा कर सेल्समैन को वापस कर दी जैसे वो कोई धमाका खेस चीज हो। इतने पैसों से तो अक्सा के गांव में 2-3 घर बन जाएं, सोचकर फिर दूसरी तरफ गई। वो अब जेबों में हाथ डाले खड़ा था। उसने एक घड़ी पसंद की। उसकी कीमत पूछी, मुनासिब थी, मगर इस वक्त उसके पास बैग में जितनी रकम थी उस पर भारी निचला लब काट कर रह गई। अब उसे क्या पता था यहाँ इतनी महंगी घड़ियां होंगी। अभी तो इसे और भी शॉपिंग करनी थी। गिफ्ट तुम ले लो, पेमेंट मैं कर दूंगा। उसने जिस तरह से कहा जन्नत का चेहरा खुफत से सुर्ख हो गया और वो उसकी मुस्कुराहट उभरती और छुपती देख सकती थी। उसके तासुरात से महफूज हो रहा था। लो, क्रेडिट कार्ड निकाल कर दिया। रोलेक्स या राडो की लोगी तो अच्छा रहेगा। मशवरा देकर खुद शॉप से बाहर बेंच पर जा बैठा। उसने गहरी सांस लेकर रोलेक्स की चंद घड़ियां चेक की, कीमत देखी। अब रिंग देख रही थी। एक गोल्ड कलर में थी, दूसरी सिल्वर बेहतर रहेगी। उसके कंधे पर झुककर बोला। उसकी आवाज सुनती बौखला कर सीधी हुई। पता नहीं कब अंदर आया, अभी तो बाहर बैठा था। ओ अच्छा ठीक है, सिल्वर ही ठीक है। मुश्किल हल हो गई। घड़ी पैक हो गई। खरीद कर बाहर आ गए। दूसरा क्या काम है? दूसरा कुछ ज्यादा खास काम नहीं था। बैग की स्ट्रिप्स पर गिरफ्त बढ़ाई। काम तो था, उसने कुरेदा। हाँ वो असल में मुझे कार्ड लिखवाना था, झिझक कर बता दिया। सारे प्लान्स शेयर करने पड़ रहे थे। सरप्राइज का बेड़ा गर्क। गाड़ी का दरवाजा खोलते उसने रुक कर जन्नत को देखा अचंभे से। कैसा कार्ड? वो लिखवाते हैं कोई अच्छी सी बात, दुआ या कोई मैसेज। पैसेंजर सीट पर बैठकर वजाहत दी। ऑल राइट, समझ गया। उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। जहां कार्ड लिखवाना था वहां पहले स्याह रंग का कार्ड पसंद किया। उस पर नुकराई रोशनी से अब कोई इबारत लिखवाई थी। वो पीछे दीवार से पुश्त लगाए जेबों में हाथ डाले खड़ा था और वो आगे मेज पर कुछ देखती सोच रही थी। लिखवाना क्या है? पहले तो इरादा किया था आयमा से पूछेगी। आयमा तो साथ ही थी ही नहीं, जो साथ था उसे अपनी बेइज्जती करवाने का मूड नहीं था। कुछ नहीं लिखा? करीब आकर खाकी सफ़े पर नजर दोहराते पूछा। अभी सोच रही हूँ। इतना सोच रही हो? तुम्हारा क्या भरोसा, बुरा ही मान जाओ। जता दिया। पैगाम लिखना है या कोई धमकी देनी है? वो धीरे से हंस दी। अच्छा ठीक है, मुझे सोचने दो। अब बस सिंपल सा लिख दो, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक। उसने एकदम से फारिस को देखा और हंस पड़ी। हंसी की जल तरंग में आसपास जिंदगी के आसार बिखर गए, जैसे कोई भूली बसरी बात याद आ गई थी। अल्लाह, तुमने भी ये शेर सुने हुए हैं? वो उसकी तरफ घूम गई। हाँ, किसी ने लिख कर दिए थे मुझे। गालबन फ्रेंडशिप डे था। जेबों में हाथ डाले बोला। मैं तुम्हें बता नहीं सकती ये शेर मेरा कितना फेवरेट था। मैं इतना अरसा अपनी फ्रेंड्स को यही लिखती रही। एक और भी था। अब वो दोबारा याद करके उसे सुनाने लगी। वो मुबहम सा बस मुस्कुराता रहा। अब सच में यही लिखवा दूं? रुक कर शरारत से पूछा। अपने बच्चों को फख्र से दिखा सको तो लिख दो। वो हंसती चली गई। फिर निचला लब दबाए कागज पर झुके। उसने लिख कर दे दिया। कार्ड प्रिंट हो गया। गिफ्ट के साथ पैक करके रख रही थी। वो बोला, अब और क्या बाकी है? कुछ भी नहीं, किसी रेस्तोरां में खाना खा लें।
क्या ख्याल है? उसका लहजा खुशगवार था। वो अब परेशान नहीं लग रही थी। फाइन। उसने गाड़ी मरकजी शाहराह पर डाल दी थी। 15 मिनट की ड्राइव के बाद वो एक रेस्तोरां में मौजूद थे। खाना खाने के बाद जन्नत ने गहरी सांस ली। जो गिफ्ट उसके पैसों से खरीदा उसे पेश कर रही थी। जो कार्ड उसके साथ लिखवा कर आई वो अब ऊपर रख रही थी। वो बंद मुट्ठी ठोड़ी से उसे देख रहा था, होंठ संजीदगी से भींचे हुए। कमाल महारत से मुस्कुराहट रोकी गई थी। जन्नत को ऐसी सिचुएशन में फंसाकर अपना आप बहुत ही बेवकूफ सा महसूस हो रहा था। क्या मुझे गिफ्ट खोलते वक्त कुछ एक्टिंग भी करना होगी, जैसे मैं किसी शौक में हूँ, यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझे गिफ्ट दे सकती हो, या ऐसा कुछ। जो गिफ्ट उसके पैसों से खरीदा वो उसे पेश कर रही थी। जो कार्ड उसके साथ लिखवा कर आई थी वो अब ऊपर रख रही थी। वो बंद मुट्ठी ठोड़ी से देख रहा था, होंठ संजीदगी से भींचे हुए थे। कमाल महारत से मुस्कुराहट रोकी गई थी। जन्नत को ऐसी सिचुएशन में फंसकर अपना आप बहुत ही बेवकूफ सा महसूस हो रहा था। क्या मुझे गिफ्ट खोलते वक्त कुछ एक्टिंग भी करना होगी, जैसे मैं किसी शौक में हूँ, यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझे गिफ्ट दे सकती हो, या ऐसा कुछ, वो पूछ रहा था। अल्लाह, उसकी आंखों में तारे नाच गए। ठीक ठाक बेइज्जती थी। खुफ़्फ़त से चेहरा सुर्ख पड़ गया। ठीक है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं। जब्त करके उसने घड़ी का बॉक्स और कार्ड उठाकर अपने बैग में वापस ठोंस दिए, कभी ना देने का अज़म करके। हद है, मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाह रहा हूँ, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, जोर देकर नाराजगी से बोली। खुद से सारी बातें उगलवा ली तुमने, वरना मैंने तुम्हें सरप्राइज ही देना था। ठीक है, आई एम सॉरी। तुम जो करना चाह रही हो वो करो, मैं चुप हूँ। मैं अब कुछ नहीं करूंगी, गुस्से से जवाब देकर उठ खड़ी हुई। कपल अमूमन एक दूसरे की पसंद से गिफ्ट लेते हैं और इकट्ठे भी लेते हैं, ये कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं है। उसने मामले को ठंडा करना चाहा। हाँ, मगर वो तो नहीं पूछते कि गिफ्ट लेते वक्त मुझे कैसा रिएक्शन देना होगा, हैरान होना होगा या परेशान होना होगा या शौक में जाना होगा। जिस अंदाज में उसने कहा और जिस तरह से आखिरी जुमले में उसने नकल उतारी, वो हंस दिया। हाँ, अब हंसो, मुझ पर हंसो। वो अच्छा खासा चिर कर बाहर निकल गई। वो बिल अदा करके बाहर आया तो जन्नत गाड़ी के पास नाराज सी खड़ी थी। मैं तो इसलिए पूछ रहा था, जैसा रिएक्शन तुम चाहोगी मैं वैसा ही दे दूंगा, उसके पास आकर कहा। तो तुम्हारे अपने एहसासात क्या? उसने मुड़कर पूछा तो वो अपनी जगह रुक गया। मेरे एहसासात गए भार में, उसने हल्के फुल्के अंदाज में कहते हुए गाड़ी का लॉक खोल दिया। वो अपनी जगह थम कर रह गई। आइसक्रीम खाना चाहोगी? वो पूछ रहा था, अपने हवासों में लौटते दरवाजा खोलकर बैठ गई। नफी में सर हिलाकर जुम्बश दी। उसका दिल एकदम से भारी हो गया था। घर चलते हैं, उसने सर हिलाकर गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। दौरान सफर एक अजीब सी खामोशी छाई रही। वो खिड़की की तरफ रुख किए गहरी सोच में गर्क थी। उसके चेहरे पर तकलीफ ज़दा तासुरात उभरते मिटते जा रहे थे। अंदर का दर्द आंखों से अयां हो रहा था। क्या अब गिफ्ट देने का सच में कोई इरादा नहीं है तुम्हारा? वो बात कर रहा था तो जन्नत जवाब नहीं दे रही थी। वो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। गहरी सांस लेकर उसने गाड़ी रोक दी। मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। जन्नत ने पलकें झपकाकर आंसू रोकते हुए उसकी तरफ देखा। चंद लम्हों तक जैसे अपने अंदर हिम्मत मुजतमा की। जब मैं तुमसे सवाल करती थी तुम्हारे बाप, भाई या दादा के बारे में और तुम्हारी एक्स वाइफ के बारे में भी, मैं चाहती थी तुम मुझे अपने बारे में बताओ। मैं जानना चाहती थी। मुझे लगता था मैं सवाल करूंगी तो तुम जवाब दोगे, वजाहत दोगे, लेकिन तुम कुछ नहीं कहते थे, किसी सवाल का जवाब नहीं देते थे। वो उसकी आंखों में देखता खामोश बैठा रह गया। मेरे जहन में ऐसे छोटे मोटे से इख्तलाफात आ जाते थे। भाई सोतेला है इसलिए कोई मसला होगा, बाप के साथ कोई इशू, दादा से कोई नाराजगी, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ ये सब हुआ होगा। मैंने कभी नहीं सोचा उनका जिक्र तुम्हारे लिए कितना तकलीफ दे हो रहा होगा। तुम सुनते रहे लेकिन तुमने मुझे नहीं रोका। उसकी आवाज भीगी। जब मिदहत बानो ने मुझे सब बताया तो रुक कर लब भींचे। मैं तब से खुद को माफ नहीं कर पा रही। वो बहुत तकलीफ में नजर आ रही थी। वो स्टीयरिंग व्हील पर एक हाथ रखे हुए थे। तासुरात संजीदा थे, लबों पर सकूत ठहरा हुआ था। मैं अदीना से बहुत जेलस थी। आंसू साफ करके लहजे को हत्तुल इम्कान मजबूत करते हुए बोली। मैं उसकी बातों में आ गई। उसने कहा तुम दोनों की मोहब्बत की शादी थी। मैंने मान लिया। उसने कहा तुम उसकी वजह से किसी से शादी नहीं करना चाहते थे। मैंने ये भी मान लिया।
उसने कहा वो किसी भी वक्त तुम्हें हाँ कहकर तुम्हारी जिंदगी में वापस आ सकती है। मैंने उस पर भी यकीन कर लिया। तुम्हारी नफरत ने मुझसे सब मनवा लिया फारिस। वो पछताओं की जद में बहुत दुखी नजर आ रही थी। उसने शक किया, गलत समझा, गलत सोचा। मेरे जहन में ये ख्याल कभी नहीं आया कि पहली शादी का तजुर्बा इतना बुरा था कि तुम दोबारा किसी रिश्ते में नहीं पड़ना चाहते थे। सड़क पर गाड़ी गुजर गई। अंधेरे में कहीं बत्तियां रोशन हुई। फारिस लम्हे भर के लिए नजर हटाकर कहीं और देखने लगा। गलती तुम्हारी भी है। तुम अपने बारे में कुछ बताते भी तो नहीं थे। मैंने अपनी लाइल्मी में तुम्हें बहुत हर्ट किया। जो बात तकलीफ देती हो इंसान उसका जिक्र नहीं करता। आंटी भी इसलिए खामोश थी कि बात मामूल नहीं थी। हमाद भाई ने अदीना से शादी की और वो रुक गई। मैं समझती रही कि सौतेला भाई है, शायद इसी वजह से किसी नाराजगी या इख्तलाफ के बायस तुम रायान को घर नहीं ला रहे। मुझे ये बात बहुत डिस्टर्ब करती थी कि वो यतीम बच्चा है और तुम फिर भी नहीं ला रहे। ये उस बच्चे पर जुल्म था। रूबी से मेरी रोज बात होती थी। रायान वहाँ ठीक नहीं था। उसके हाथ पर चोट लगी तो उसे हॉस्पिटल लेकर जाने वाला कोई नहीं था। तुम मुझे बताओ, मैं ये सब सुनती और कैसे कैसे चुप बैठी रहती। मैंने तुमसे बात करने की कोशिश की और तुम गुस्से में आ गए। मैं हकीकतन नहीं चाहती थी इस मामले का असर हमारे रिश्ते पर पड़े। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन जब रूबी से बात हुई तो उसने मुझे बताया कि रायान की तबीयत ठीक नहीं है और उसकी कोई फिक्र भी नहीं कर रहा। तो मैं तुम्हारे मना करने के बावजूद झूठ बोलकर वहां गई। मैं जानती थी जब उसे घर ले आऊंगी तो तुम जरूर नाराज होगे, लेकिन मुझे लग रहा था मैं सब संभाल लूंगी। मुझे लग रहा था सब ठीक हो जाएगा। मैंने पूरा प्लान कर लिया था कि अगर तुम बच्चे को नहीं देखना चाहोगे तो तुम्हारे सामने नहीं आने दूंगी, लेकिन सब कुछ जानते बूझते उसे वहां छोड़कर इस जुल्म में ना खुद शरीक होंगी ना तुम्हें होने दूंगी। उसने रुककर खुश्क लबों को तार किया। मैं वहां गई इसलिए नहीं कि तुम्हारे एहसासात का ख्याल था या तुम्हारी नाराजगी की परवाह नहीं थी। परवाह भी थी, फिक्र भी थी, लेकिन मैं फिर भी गई। ये सब बस हो गया मुझसे। फारिस ने नजर उठाकर उसे देखा और वो रो रही थी। इस तरह तुम्हें हर्ट करने पर तकलीफ मुझे भी है, क्योंकि अब तुम्हें लगता है जैसे मुझे तुम्हारे एहसासात की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे परवाह है। वो अपनी बात कहकर नजर झुकाती, आंसू साफ करती चुप हो गई। मुझे माफ कर दो फारिस, आइंदा तुम्हें हर्ट नहीं करूंगी। उसने नम आंखों के साथ फारिस के हाथ में अपना हाथ रख दिया। वो उसे ही देख रहा था। उसकी हकायतें मुबहम सी थी। आंखों में हल्की सी नमी नजर आ रही थी। लब संजीदगी से भिंचे हुए थे, मगर चेहरे के तासुरात सख्त थे। उसे देख रहा था और एक बार फिर उसे मुख्तलिफ और मुनफरद रूप में नजर आ रही थी। वो जन्नत कमाल जो उसकी खामोशी से नाराजी का आंसर किए हुए थी, जानती तक न थी कि उसका वजूद हमेशा से उसकी जिंदगी में ऐसे ही रहा है। उसकी दखल अंदाजी हर बार उसकी जिंदगी को किसी और रुख में डाल देती थी। वो जन्नत कमाल जिसने 7 साल की उम्र में उसकी सर्द मोहरी को किसी खाते में ना लाते हुए उसे हंसना और जीना सिखाया, वही जन्नत कमाल 14 साल बाद उसकी जिंदगी में आई और उसका जमूद तोड़ दिया, उसकी नफरतों को धो दिया, उसके अंदर बाहर की दुनिया को यकसर बदल दिया। वो जब अपनी मनमानी करती थी या जिद पकड़ती थी या डट कर फैसला करती थी तो उसके खौफ के तूफान थम जाते थे। वो काम जो मुश्किल होता था उसका साथ आसान कर देता था। उसकी संगत में जिंदगी तारीकियों में खूबसूरत लगती थी। उसका ख्याल, उसके इरादे, उसकी बातें, उसका पुरअज़म अंदाज उसे नए सिरे से जीना सिखा देता था। दिल के मामलात दिल में थे, मोहब्बत की शिद्दत बस आंखों से नजर आ सकती थी। उसने बेहद नरमी से उसके हाथ पर अपना हाथ रखा, मुबहम सा मुस्कुराया। मैंने पहले भी कहा था मैं नाराज नहीं हूँ, था भी तो अब नहीं हूँ। फिर तुम मेरे साथ ठीक से बात क्यों नहीं कर रहे थे? नम आंखों के साथ शिकवा किया। अब वो वजह बताकर तीसरी जंग अजीम नहीं छेड़ सकता था। शायद मुझे वक्त चाहिए था, मुख्तसर जवाब दिया। वो चंद लम्हों तक उसकी आंखों में देखती रही। तुम पक्का नाराज नहीं हो ना? तस्दीक चाहिए। नहीं, उसका वो मुख्तसर सा पुर यकीन लहजे में अदा किया हुआ वो लफ्ज उसके अंदर सुकून बैठा गया। दिल से बोझ सिरक गया, वजूद हल्का फुल्का सा हो गया। अब घर चलें? वो पूछ रहा था। हाँ हाँ चलो, लेकिन मुझे आइसक्रीम भी खानी है। आंसू साफ करती हशाश बशाश हो गई। उसकी आंखों में चमक उतरी हुई थी, लब भी मुस्कुरा रहे थे। फौरन से बैग खोलकर उसका तोहफा कार्ड उसे वापस थमा दिया। क्या कर रही हो? एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील संभाले, दूसरे हाथ से चीजें संभालता तप गया। आइसक्रीम
मत भूलो। वो सीट पर इजी होकर बैठ गई थी। फारिस गहरी सांस लेकर रह गया। 8 बजे घर पहुंचे तो लाउंज रोशनियों में नहाया हुआ था। टीवी ऑन, कारपेट पर खिलौने बिखरे हुए थे। मुलाजमा रायान के साथ बैठी थी। मिसेस शेराजी व्हील चेयर पर। वो फोन कॉल सुन रही थी। उन्हें अंदर दाखिल होता देखा तो हाथ हिलाते हुए मुस्कुराई। रायान तो फौरन से उठकर सब कुछ छोड़ छाड़ कर जन्नत की तरफ लपका, टांगों से लिपट गया, फिर अपने नन्हे हाथ ऊपर किए, बैग सोफे पर रखते हुए उसे झुक कर उठा लिया। हाथ में गिफ्ट पैक लिए, दूसरे हाथ से टाई की नोट ढीली करता अपने कमरे में चला गया। आपको परेशान तो नहीं किया? मिसेस शेराजी के पास बैठते हुए पूछा। दूसरे हाथ से रायान के बाल संवारे। मेरी जान मुझे परेशान कर सकती है भला? यार, अब तुम्हारे कमरे की तरफ जा रहा था, मुस्कुराकर बताने लगी। मिस कर रहे थे आप मुझे, हाँ? उसने रायान का गाल चूम लिया। देखो तो मैं क्या लाई हूँ। शॉपिंग बैग खोलकर उसकी चीजें निकालने लगी। वो हाथ में लेकर देखने लगा था। उसकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी थी। उसका खिलता हुआ चेहरा जिंदगी का एहसास दिलाता था। मिसेस शेराजी मुस्कुराते हुए उन्हें देख रही थी। अपने कमरे की खिड़कियों के सामने वो सोफे पर बैठी बाहर देख रही थी। स्विमिंग पूल की दाएं तरफ सिटिंग एरिया में फारिस काउच के साथ टेक लगाए कारपेट पर बैठा अपना काम कर रहा था। लैपटॉप टेबल पर रखा था। फाइल्स का ढेर था। कॉफी का मग, कलम, अपने काम में बहुत मसरूफ नजर आ रहा था। मिदहत रायान को उठाए फारिस के पास आ गई थी। अब वो उससे कुछ कह रही थी। खाली फीडर हाथ में था। फारिस ने सर को इस बात में जुम्बश दी तो वो रायान को उसके चंद खिलौनों के साथ उसके पास ही बैठा कर चली गई। सोफे की पुश्त के साथ गर्दन टकाए वो आंखों पर पड़ती धूप से कतई बेनियाज उन्हें देखे गई। पहले तो रायान अपने खिलौने की तरफ मुतवज्जा रहा, फिर अपनी कार उठाए फारिस की गोद में चढ़ने लगा। लैपटॉप स्क्रीन से नजर हटाते उसने रायान को खुद से अलग करके नीचे बैठा दिया। वो फिर से उठकर उसके पास आया और अब की बार उसे खुद से दूर नहीं कर सका। रायान अब पूरे इस्तेहकाक से गोद में चढ़कर बैठ गया था। गाड़ी हाथ में थी। अपनी टांग झुलाते वो आगे पीछे हो रहा था, जैसे बहुत अच्छे मूड में हो। जन्नत की निगाहें फारिस के चेहरे पर जमी रही। उसके तासुरात लम्हे भर के लिए मुबहम हो गए थे। वो अपने काम में फिर से करने लगा था, मगर रायान की वजह से अब तवज्जो नहीं ठहर रही थी। वो अपनी गाड़ी उसे दे रहा था। उसके गैर मफहूम से छोटे छोटे लफ्ज थे। वो अदा करता हुआ अब उसके लैपटॉप पर हाथ रखना चाह रहा था। फारिस ने उसका हाथ हटा दिया। उसी लम्हे मिदहत वहां आ गई थी। झुककर उसे उठाना चाहा तो रायान ने एकदम से उसका हाथ ही झटक दिया। जन्नत के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। वो जहां बैठा था वहीं बैठे रहना चाहता था। फीडर नहीं चाहिए क्या? मिदहत ने पिचकारा। उसने दोनों हाथों से फीडर ले लिया, लेकिन उसके पास नहीं गया। वो आंखों में दिलचस्पी लिए उन्हें देखती रही। क्या उसे फारिस पे अपने बाप की खुशबू आती होगी? उसने सोचा। वो बज़ाहिर सबके पास चला जाता था कि सब उठाते थे और प्यार भी करते थे, मगर फारिस के साथ उसका मामला अलग था। वो उसके पास खुद जाता था। उसने कई बार नोटिस किया था। डाइनिंग टेबल पर रायान ने कई मर्तबा हाथ उसकी जानिब उठाए थे। फारिस लाउंज में बैठा होता तो उसके पास पहुंच जाता, टांग से लग कर खड़ा रहता। इस मुख्तसर अरसे में उसने एक बार भी फारिस को रायान की तरफ इस तरह से मुतवज्जा होते नहीं देखा था जैसे आज देख रही थी। मिदहत उसे वहां छोड़कर जा चुकी थी। दूध पीने के बाद उसकी गोद से निकल गया। अपने खिलौने उठा उठाकर उसके लैपटॉप के पास ही टेबल पर रखने लगा। एक गाड़ी उसे भी दे दी जो कि फारिस ने लेकर रख दी। कीपैड पर तेजी से कुछ लिखते वो गाहे बगाहे उस पर भी नजर दोहरा लेता। रायान अब कॉफी टेबल के नीचे घुसना चाह रहा था। शायद वहां कुछ गिर गया था। फारिस ने बाजू से पकड़कर उसे बाहर निकाला और फिर रुक सा गया। रायान का बाजू उसके हाथ में था। जन्नत ने महसूस किया वो कुछ देख रहा है। दूसरे ही पल वो सीधी हो बैठी। जरा सा आगे होकर गौर करना चाहा। फारिस अब उसकी शर्ट उतार रहा था। जन्नत के तासुरात में परेशानी उतर आई। रायान की पुश्त पर नील जैसे निशान थे जो अब काफी हल्के हो चुके थे। वही निशान अब फारिस देख रहा था। उसके बाजू पर, गर्दन के नीचे और पेशानी पर जगह जगह मंदमिल होते जख्मों के कई निशान थे। उसने फारिस के तासुरात पढ़ने की कोशिश की। वो रायान को देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ था जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। अब वो उसे पूछना भी चाहता कि ये चोटें कैसे आई थी तो वो बता नहीं सकता था। मासूमियत से उसे देखते रायान फिर से कॉफी टेबल के नीचे जाने लगा। फारिस ने पकड़कर बैठा दिया। शर्ट पहनाने के बाद उसने मुलाजिम लड़के से कहा उसे ले जाए।
اس کے کھلونے، فیڈر اور جو چیزیں وہاں بکھری پڑی تھی اس نے اٹھانے کا کہا۔ جنت اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی، آنکھوں میں نمی سی اتر آئی، نگاہیں فارس کے چہرے پر جمی رہی۔ ملازم لڑکا وہاں سے جا چکا تھا، ریان بھی اب وہاں نہیں تھا، نہ کوئی ڈسٹربنس تھی، نہ کوئی شور یا بے توجہی، لیکن فارس اب کام نہیں کر پا رہا تھا۔ چند ایک صفحات پر سائن کرتے، لیپ ٹاپ پر کچھ لکھتے، وہ پیشانی مسل کر پیچھے ہو گیا، صوفے پر اپنی گردن گرائے، دائیں بائیں اپنے بازو پھیلائے، وہ آنکھیں موند چکا تھا۔ جنت اسے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں نرمی اور محبت سی نظر آ رہی تھی۔ اب تک اس کا یہی خیال تھا وہ محض اپنی ماں کے لیے ریان کو واپس لایا ہے، مگر آج اس کی یہ غلط فہمی دور ہو گئی تھی۔ جس طرح اس نے ریان کو بیٹھنے دیا تھا اور جس طرح سے شرٹ اتار کر اس کے زخم کا معائنہ کیا تھا، تو اب اسے ایسا نہیں لگ رہا تھا وہ ریان کا چچا ہی تھا جو اسے واپس لے آیا تھا۔ سامنے تو ہو تو کدھر دیکھوں، تو ہی محسوس ہو جدھر دیکھوں، جانے کیوں تجھ سے جی نہیں بھرتا، جس قدر چاہوں جس قدر دیکھوں، تو ہی کافی ہے عمر بھر کے لیے، اور تجھ سا نہ عمر بھر دیکھوں، جھیل جیسی ہیں وہ کمل آنکھیں، اور ان میں ایک روز ڈوب کر دیکھوں، ایک ہی شخص ہے بہت ناصر، کیوں کوئی اور ہم سفر دیکھوں۔ ناصر زیدی۔ جنت اسے ڈھونڈتی ہوئی باہر آئی تو فارس اسے پول میں سوئمنگ کرتا ہوا دکھائی دیا۔ سنو، ریلنگ کے پاس آ کر آواز دی۔ وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتا کنارے پر آ گیا۔ آنٹی نے مجھے بتایا ہے ہم کوئٹہ جا رہے ہیں۔ اس کے لہجے اور انداز میں ایکسائٹمنٹ نظر آ رہی تھی۔ ہاں، وہ کنارے پر کوہنیاں ٹکائے بولا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ جنت کی اب سمجھ میں آیا کہ وہ اس کی ڈاکٹر سے پریگننسی میں سفر کے بارے میں کیوں پوچھ رہا تھا۔ ابھی کنفرم نہیں ہوا۔ کنارے سے ہٹ کر وہ ڈبکی لگاتا دور ہو گیا۔ کنفرم نہیں ہوا تو کر لو، وہ حفاظتی ریلنگ پر ہاتھ جما کر بولی۔ کیوں؟ تم بھول بھی گئے؟ وہ آنکھوں میں نا سمجھی کا تاثر لیے اسے دیکھنے لگا۔ وہاں میرے نانا کا گھر ہے۔ بہت مایوس ہو کر اسے بات یاد دلائی۔ آخر وہ کیسے بھول گیا؟ اوہ ہاں، کروڑوں کی زمین۔ جنت نے لب بھینچ لیے۔ اب جب میں کچھ الٹا سیدھا نہیں سوچ رہی تو تم بھی مجھے الٹا سیدھا سوچنے پر مجبور مت کرو۔ وہ مسکرا کر رہ گیا۔ تو کب تک جانا ہے؟ اس کا بس چلتا تو ابھی اڑ کر پہنچ جاتی۔ کل کا ارادہ ہے۔ وہ جیسے بس یہی جواب سننے آئی تھی۔ یس، ہاتھ جوڑ کر خوشی خوشی قدم اٹھاتی وہاں سے چلی گئی۔ حفصہ نے کمال منزل کے دروازے کھلوا دیے تھے۔ آج صبح سے ہی وہ یہاں تھی۔ شام تک دوسری سب بہنیں بھی یہاں اکٹھی ہونے والی تھی۔ نفیسہ کی وفات کے بعد سے یہ ایک معمول سا تھا کہ تمام بہنیں ایک ویکینڈ پر اکٹھی ہوتی تھی، گھر کی صفائی بھی کرتی، صدقہ خیرات اور اللہ کے نام پر دعوت بھی۔ ماں باپ کے اجر کے لیے ان کی اپنی ملازمہ اپنے گاؤں گئی ہوئی تھی تو انہوں نے سکینہ کو بلوا کر گھر کی صفائی شروع کروا دی تھی۔ امی کے کمرے کا دروازہ کھول دیا تھا، اپنی نگرانی میں جھاڑ پونچھ کروا رہی تھی۔ بس کیا کہیں بیٹیوں کا غم اللہ سونا کسی کو نہ دے۔ الماری سے ان کی تصویر نکال کر دیکھتے، ان پر ہاتھ پھیرتے، نم آنکھوں سے کنارے صاف کرتے۔ وہ اس کے ایک جملے کو سنتے لمحے بھر کے لیے رک گئی تھی، مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ کبھی کبھار تو مجھے لگتا ہے سارا قصور میرا ہی ہے۔ کھڑکی کے پٹ صاف کرتے سکینہ دل گرفتگی کے عالم میں بولتی ہوئی سیدھی ہوئی۔ نہ میں بڑی بی بی کو جنت کے بارے میں بتاتی، نہ وہ اس طرح ہر بات دل پر لیتی، پر کیا کرتی؟ خود ہی تو پوچھتی تھی۔ حفصہ کی آنکھوں میں ایک دم سے تحیر اترا تھا، حیرت، صدمہ۔ نفیسہ جنت کا نام تک نہیں لیتی تھی، پوچھنا تو وہ دور کی بات تھی۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ اس کے پاس آئی۔ سکینہ نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر حفصہ کو دیکھا۔ بی بی جی، وہ جب برہان صاحب کی شادی ہوئی تھی نا، دوسری، تو اس کے بعد وہ مجھ سے پوچھتی تھی۔ حفصہ کا دل ایک دم سے زوروں سے دھڑکا تھا۔ کس کے بارے میں پوچھتی تھی؟ جنت بی بی کے بارے میں جی، کہ گھر کے حالات کیسے ہیں، شوہر کیسا ہے، کیا چل رہا ہے۔ وہ پہلے گھر آتی تھی نا یہاں، پر وہ نہیں ملتی تھی، پھر اس نے آنا ہی چھوڑ دیا۔ سکینہ اپنے تئیں انہیں یاد کروا رہی تھی۔ تم سے وہ جنت کا حال احوال پوچھتی تھی؟ جی بی بی جی، اور میں سب سچ سچ بتا رہی تھی۔ بھول گئی، بیٹیاں تو ایسی باتیں چھپاتی ہیں کہ ماؤں کو تکلیف نہ ہو، پر مجھے لگتا تھا انہیں دکھ نہیں ہوتا ہوگا۔ اب بتائیں، کون نہیں جانتا وہ چھوٹی سے کتنی نفرت کرتی تھی، پر دل کا حال تو اللہ جانے۔ وہ جس دن ان کا انتقال ہوا تھا نا، اس سے ایک دن پہلے
میں نے انہیں بتایا کہ گھر میں جھگڑا ہوا ہے۔ جنت بی بی گھر میں چھپ چھپ کر روتی رہی اور برہان بابو تو انہیں منہ بھی نہیں لگاتے، بات بھی نہیں کرتے۔ کہنے لگی حفصہ آئے تو بات کرتی ہوں، اسے گھر لے آئے۔ بس جی، حفصہ کا دل ایک دم سے گہرے پاتال میں جا گرا۔ امی نے یہ کہا تھا، الفاظ کچھ صدمے سے ٹوٹ کر نکلے۔ سکینہ نے سر ہلایا۔ قسم لے لو جی، آواز مانو کان میں کھڑی تھی۔ وہ صدمے سے اپنی جگہ پتھر ہو گئی۔ ذہن میں ایک منظر ابھرا، پھر لفظ، آواز، نام، سینے پر ہاتھ رکھے، بے اختیار دیوار کا سہارا لیا۔ جو بات وہ یکسر نظر انداز کر چکی تھی وہ ایک دم سے ذہن میں تازہ ہو گئی تھی۔